welcome you all once again to OTV Foresight 2021, Changing Times, Changing Minds. Presenting sponsor, Jupiter Public School, co-powered by S&M Group, supported by MGM Minerals Limited, co-supported by IMFA, hygiene partner, Healthy Planet. It's a great feeling to have Mr. Gautam Gambhir amidst us. Now, of course, this session will talk about his journey as a cricketer, then as a politician, and of course, what do we expect of Mr. Gautam Gambhir in the future? What can we see him doing? And to moderate this session, I'd like to request a Digital Operating Officer, OTV Network, Litisha Mangat, to please come on stage. Please welcome Gautam Gambhir. Welcome to Odisha. Thank you so much. So, आपका sports से लेके पॉलिटिक्स का सफ़र कैसा रहा एंड आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको अब पॉलिटिक्स करना है? ऐसा क्या था जो आपको इंस्पायर किया पॉलिटिक्स को चुनने के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा मेरा स्पोर्ट्स का सफ़र कैसा रहा. मेरा स्पोर्ट्स का सफ़र बहुत अप एंड डाउन का रहा जी. बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब व्हेन आई लुक बैक एट थिंग्स, मुझे लगता है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरी एक ही ड्रीम थी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम. और बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं इस देश में जिनको ऐसा अवसर 2 बार मिला है कि वो 2 वर्ल्ड कप जीत सकें. देखिए, कंट्रीब्यूशन अलग बात है, कंट्रीब्यूशन तो आपका फ़र्ज़ है कंट्रीब्यूट करना, लेकिन जब आप किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे कि उसका असली मकसद क्या है तो वो वर्ल्ड कप जीतना था. और 2007 से पहले तक मैं एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेला था. अंडर 14 वर्ल्ड कप मिस किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप मिस किया, 2003 वर्ल्ड कप मिस किया, 2007 वर्ल्ड कप मिस किया. जब 2007 वर्ल्ड कप मिस किया तो मुझे एक टाइम पे लगा जो मेरी चाइल्डहुड ड्रीम थी, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था कि मेरे को वर्ल्ड कप खेलना है, तो मुझे लगा वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होगी. बट उसके बाद जब 2007 सेम ईयर में T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला तो देन स्टार्ट किया ज़ीरो बना के. तो पहला वर्ल्ड कप किसी भी सॉर्ट का और पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट जिसमें ज़ीरो बनाया. देन आई थॉट दैट दिस स्क्रिप्ट इट कांट बी लाइक दिस, इट cannot be like this because I waited for something like this for a very long time. तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये स्क्रिप्ट यहाँ ख़त्म हो जाए. Then I obviously we became the world champions inaugural T20 World Cup. उसके बाद in 2011 as well. But बहुत ups and downs थे. बहुत ऐसा किसी भी क्रिकेटर के साथ नहीं होता कि जर्नी एक ही तरीके की जाए. बट वहाँ से जब आपने पॉलिटिक्स की बात करी, पॉलिटिक्स का मैं आपको बताऊँगा, मेरे घर में शायद मेरे फादर को लेके और कोई भी खुश नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अवे फ्रॉम होम, नेवर लिव्ड विद माई पेरेंट्स अलॉट. बिकॉज मैं जब स्कूल में था तो मैं रणजी ट्रॉफी खेला, उसके बाद मैं NCA चला गया, 2 साल 6 महीने वहाँ रहा. तो एंड देन ऑब्वियसली माई वाइफ obviously was not very happy because she wanted, I had a young family as well, so she thought कि I should stay at home, concentrate or probably help my dad in his business, commentary and all that stuff. But मैंने हमेशा एक चीज़ सोची है कि मैं कभी भी सोशल मीडिया सेंसेशन बनना नहीं चाहता था. नेवर. कि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं हर मुद्दे पे ट्वीट करूं और फिर अगले मुद्दे के बारे में सोचूं कि जब अगला मुद्दा आएगा देश का फिर उसके बारे में ट्वीट करूं अपने AC काउच पे बैठ के. अगर आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ चेंज करनी चाहते हैं अगर आप, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है. तो वो एक डिसीजन था. व्हेन आई स्पोक टू माय डैड एंड ही सेड यू शुड, पीपल लाइक यू शुड गेट इनटू पॉलिटिक्स. लेकिन अगर आज 2 साल होने वाले हैं मई में, अगर आप मुझसे आज पूछेंगे, देयर हैज़ बीन डेज कि जब मुझे लगता है कि शायद ये ठीक निर्णय लिया मैंने या नहीं लिया. बट जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप एक्चुअली किसी की ज़िंदगी को टच करते हैं, तो वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे. लेकिन कई बार ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको लगता है कि इज़ इट एक्चुअली वर्थ इट. तो अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे अभी 2 साल के पॉलिटिकल करियर में, तो आपसे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी रहे, कई बार बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री भी रहे, क्योंकि यही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप एक्चुअली रियलिटी को देख सकते हैं, ज़मीन पे उतर के लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं. तो दैट वाज द ओनली रीज़न व्हाई आई एक्चुअली गॉट इनटू पॉलिटिक्स. मैंने अक्सर ये सुना है आपके बारे में कि आप एक बहुत सिंपल, स्वीट एंड काइंड पर्सन हैं, राइट? एंड इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू में भी पढ़ा जो आपकी वाइफ ने दिया था कि ये एक क्वालिटी है जिसके लिए उनको आपसे प्यार हो गया. तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा जहाँ पे मैंने देखा फॉर्मर चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल, उन्होंने कहा था कि आपको इंडिया के टीम से ड्रॉप किया गया बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड एटीट्यूड प्रॉब्लम. ये कौन से एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं एंड ये कैसे डील करते हैं आप इन सिचुएशन से? देखिए, जहाँ तक सिंप्लिसिटी की बात है,
मेरे ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है नहीं, और वो कंप्लेंट मेरे घर में सबको है मुझसे। और जहाँ तक कि एटीट्यूड की बात है, देखिए जब कोई बंदा सच बोलता है उसके ज़्यादा दोस्त होते नहीं हैं। और मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़, जब मैं बड़ा भी हो रहा था तो मैंने अपने आप से एक ही चीज़ प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, और उसका मेरे को खामियाजा भुगतना भी बहुत पड़ा है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो बाकी जगहों पे हो। सच बोलने की हिम्मत, जब आप किसी चीज़ को सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो फिर कई लोगों को वो एटीट्यूड लगता है। और अगर आप अपना डिसीजन, जब वो चेयरमैन थे, देखिए वो बहुत पुरानी बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि आप सच बोलने की आप में हिम्मत थी, तो मैं ड्रॉप भी हुआ जो मुझे ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप अपने आप को डिफेंड करके दूसरे को आप ये बोलेंगे उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी के भी एटीट्यूड के बारे में बात कर सकता हूँ। अगर एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो उनको बाहर आके साफ करना चाहिए था कि किस तरीके की एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। और देखिए एलिगेशंस तो लोगों पे लगती रहती हैं। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी बहुत ब्लैक एंड वाइट तरीके से जी है, और हमेशा जीऊँगा भी ब्लैक एंड वाइट तरीके से। जो सच है वो बोलूँगा, जो गलत है उसके अगेंस्ट खड़ा होऊंगा। जब आपने टेस्ट सेंचुरी खेला था नेपियर्स में, न्यूजीलैंड में 2009 में, वो आपका सेंचुरी बहुत यादगार रहा है। उस टाइम पे आपको कैसे लगा? देखिए वो सेंचुरी में से ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे जो क्रिकेटिंग करियर की सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है। मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि 2007-2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। लेकिन मैं ना बहुत इम्पेशेंट बॉय हूँ, मतलब मेरे में पेशेंस नहीं है। और 2.5 दिन खेलना, क्योंकि वो मैंने कभी अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 2.5 दिन कभी बल्लेबाजी कर सकता हूँ, और वो भी न्यूजीलैंड में जाके, क्योंकि वो मेरा पहला न्यूजीलैंड का दौरा था। तो जब हमारे को फॉलो ऑन मिला और हमारे को 2.5 दिन खेलने थे टेस्ट मैच सेव करने के लिए, तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक ह्यूमन माइंड क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकता है। वो आप जब तक बीच में उतर के अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इससे मुझे ये भी एक सिग्निफिकेंट मोमेंट याद आता है कि आपने एक स्ट्रगलिंग टीम को, उनकी तो तकदीर बदल दी आपने। केकेआर, आपने उनको 2 जीत की तरफ आप उनको ले गए, 2 टाइटल विन्स 2012 एंड 2014 में। ऐसा क्या उस टीम में नहीं हुआ था जो आपके कैप्टनसी के अंडर हुआ, जो वो टीम जीत की तरफ गई, वो भी एक बार नहीं 2 बार? देखिए पहली बात तो ये है कि कैप्टन सिर्फ उतना ही अच्छा है जितना अच्छी उसकी टीम है। अकेला कैप्टन कुछ नहीं कर सकता ऑनेस्टली। लेकिन मैं जब केकेआर में गया था, जब पहली बार मैं 2011 में केकेआर के लिए पिक हुआ, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केकेआर मुझे पिक करेगी, क्योंकि मैं हमेशा पहले 3 साल दिल्ली के लिए खेला। इनफैक्ट मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा जब ऑक्शन थी, मैं साउथ अफ्रीका में था, कि क्या लगता है तुझे, तो मुझे लगा कि केकेआर छोड़ के सब मेरे लिए बिड करेंगे। और जब केकेआर ने मेरे लिए बिड किया तो वो पैसे का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे मैं हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बन गया था आईपीएल का। तो जब मेरी शाहरुख खान से फर्स्ट टाइम बात हुई फ़ोन पे, जब मैं पिक हुआ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कैप्टनसी करूँगा। तो मैंने सिर्फ उनको एक चीज़ बोली थी कि चाहे मैं इस फ्रेंचाइज में 1 साल रहूँ, 2 साल रहूँ, 3 साल रहूँ, 10 साल रहूँ, जब मैं ये फ्रेंचाइज छोड़ के जाऊँगा तो इसको बेहतर पोजीशन में छोड़ के जाऊँगा। और उधर से भी उतने ही अच्छा रिस्पांस आया कि ये आपकी टीम है, आप इसको बनाना चाहते हैं बनाएं, तोड़ना चाहते हैं तोड़े। तो जब मैं पहले दिन कलकत्ता लैंड हुआ तो मैंने एक चीज़ बोली थी टीम को कि कोई भी लीडरशिप सिर्फ 3 पिलर्स पे खड़ी होती है: ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर ये 3 पिलर हैं आपकी लीडरशिप में तो वो कोई भी चीज़ उसको ख़राब नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती। देखिए सक्सेस जब होता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि क्रेडिट लेना, लेकिन एक असली लीडर की जो पहचान है कि जब आपके पास जब क्रिटिसिज्म हो रहा हो तो आप पीछे मत खड़े होइए, आप आगे जाके उसको फेस करिए। कैप्टन और लीडर में बहुत फ़र्क है। कैप्टनसी आप सिर्फ 3 घंटे करते हैं मैदान में, लीडर आप 24 घंटे बन सकते हैं। तो अगर आप लीडर बनेंगे तो कप्तानी बहुत ईजी हो जाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को एज अ कैप्टन देखेंगे तो फिर आप कभी भी लीडर नहीं बन पाएंगे। आपका एक ट्वीट था जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे, आपने कुछ फ़ोटोज़ डाली थी और मैं ट्वीट पढ़ना चाहूँगी। उस ट्वीट में लिखा था, विज्ञापन पर करोड़ों खर्चने से आपका चेहरा चमक सकता है मुख्यमंत्री जी, लोगों की तकदीर नहीं। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। जब आपने मुझसे पहला सवाल किया था ना कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करी, तो मैंने आपको तीसरा आंसर देना भूल गया कि मैं उसको अब आपको इलाबरेट करता हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आए थे ना, तो मैं उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा था, और मेरे घर में जब ये डिबेट हुई थी कि चलो एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो नॉन पॉलिटिकल है,
जो दिल्ली को बेहतर कर सकेगा, जिसने ऐसे वायदे किए हैं जिसके लिए दिल्ली बेहतर हो पाएगी कि हम 100 स्कूल, 100 नए कॉलेजेस, 100 नए हॉस्पिटल्स, 100 कम्युनिटी किचन्स खोलेंगे। मेरी इनफैक्ट मदर ने मुझे बोला कि आई विल वोट फॉर आम आदमी पार्टी। ठीक है, सबसे ख़राब चीज़ राजनीति में है कि अगर आप झूठे वायदे करके और लोगों के इमोशन से खेल के सत्ता हासिल करते हैं, और शायद दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, वो कोई भी हो और वो कैसा भी हो, जिसको कुर्सी से प्यार ना हो, क्योंकि ये कुर्सी किसी का बर्थ राइट नहीं है। जिस दिन आपको कुर्सी से प्यार हो गया उस दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे। जिस दिन आपके पास ये एबिलिटी हो कि मैं ये कुर्सी जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, आई कैन लेट गो ऑफ दिस, वो व्यक्ति दिल्ली का भला कर सकेगा। शायद मुख्यमंत्री जी जब आए थे और उन्होंने दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश करी थी, जब मैंने अपना कैंपेन किया था तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी, हम दिल्ली को लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क नहीं बनाएंगे, हम दिल्ली को सिर्फ दिल्ली बनाएंगे जहाँ दिल्ली में लोग खुशी से रह सके, साफ़ पानी पी सके और साफ हवा में सांस ले सके, और जहाँ पर बच्चे जाके खेल सके आराम से। तो इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और जब मुझे भी लगा एज ए डेलीआइट, मुझे खुद लगा कि आई बीन बिट्रेड, आई एक्चुअली बीन बिट्रेड ऑफ द प्रोमिसेस ही इज मेड, उसके बाद देन आई रियलाइज दैट समवन नीड्स टू कन्फ्रंट हिम। एंड आज ठीक है, आज आप इलेक्शन जीत गए, आपने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के ऊपर आप इलेक्शन लड़े, मैं बिल्कुल मुफ्त देने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुफ्त उसी को मिलना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी की जेब से तो पैसा जा रहा है। और जन रसोई भी आपने अभी रिसेंटली अपनी दूसरी जन रसोई आपने स्टार्ट की है, जिसका प्राइस है 1 रुपये पर प्लेट। कैसे जन रसोई आप खुद स्टार्ट कर रहे हैं और आपको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं ये सब करने में? कम्युनिटी किचन खोलने का मकसद ये है कि आप फ्री बिजली और फ्री पानी तो आप दे सकते हैं, लेकिन जब तक पेट में खाना नहीं होगा उस बिजली और पानी का व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकेगा। और कम्युनिटी किचन जो हमने खोली, वहाँ पर खाना हम उस तरीके का देते हैं जहाँ पर आपको एक इज्जत के साथ खाना दिया जाए, और उस तरीके का खाना दिया जाए जहाँ पर वो खाना मैं खुद खा सकूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली जाके 3 या 4 बार वहाँ पर खाना खा के आया हूँ, जिससे ये ना हो कि मेरे को पता चलता रहे कि किस क्वालिटी का खाना मिल रहा है। और 1 रुपये इसलिए क्योंकि जब आप 1 रुपये डाल के जन रसोई के अंदर आते हैं तो आप एक अपने आप को एक अच्छा फील करके आते हैं, आपको ये नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल रही है। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द अमेजिंग लीडर गौतम गंभीर। Now, may I please request Mrs. Jaggi Mangat Panda to come on stage and present a memento to our guest, Mr. Gautam Gambhir.